गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं आपके सामने एक ब्रेव लेडी की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ब्रेव लेडी की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो एक आर्टिस्ट है, मॉडल है, सिंगर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और एंकर भी है। यह कहानी एक ऐसी ब्रेव लेडी की है जो लोगों को यह कहती है कि अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी जीना टफ है और यह सोचकर आप जिंदगी से हार मान जाते हैं तो आप मौत से पहले ही मर जाते हैं। So don't die before your death। वो कहती हैं कि लाइफ की कुछ घटनाएं इंसान को फिजिकली डैमेज कर सकती है। ये ट्रेजिक इंसिडेंट्स इतनी मजबूत होती है कि इंसान को फिजिकली डैमेज करती है, मेंटली डैमेज करती है, लेकिन यह सोल को ट्रांसफॉर्म करती है। कुछ ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स भी होते हैं इंसान के लाइफ में जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वह इंसान को मेंटली ब्रेक कर देती है, फिजिकली ब्रेक कर देती है, डिफॉर्म कर देती है, लेकिन वो आपको एक बेस्ट वर्जन में क्रिएट कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनीबा मज़ारी की। मुनीबा मज़ारी जिनको आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिनका जन्म 1987 पाकिस्तान में हुआ और आज उन्हें पूरी दुनिया द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मुनीबा के अकॉर्डिंग वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है। एक कंजर्वेटिव फैमिली, एक पेट्रियार्कल फैमिली में बात जब गर्ल्स एजुकेशन की आती है, बात जब गर्ल्स के ड्रीम की आती है, गर्ल्स मैरिज की बात आती है, तो उनके डिज़ायर को कुचल दिया जाता है, उनके ड्रीम को मार्जिनलाइज किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, यह सोचकर कि वो एक लड़की है। उनकी परवरिश भी कुछ इस ढंग से की जाती है कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाना पसंद नहीं करती है। उनके अपने ही लाइफ के, अपने ही कैरियर के डिसीजन में उनको किसी भी तरह का डिसीजन लेने का उनको राइट से डिप्राइव कर दिया जाता है। जी हाँ, मुनीबा मज़ारी का कुछ ऐसा ही हाल था। वो कुछ ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करती थी। जब वो 18 ईयर्स की होती है तो एक दिन उनके फादर उनसे कहते हैं कि वो मुनीबा की मैरिज करना चाहते हैं। तो मुनीबा कहती है अगर उनको इसी में खुशी है तो वो उनकी मैरिज कर दे। हालांकि वो मैरिज करना नहीं चाह रही थी इतने कम एज में, क्योंकि सिर्फ उस टाइम वो 18 ईयर्स ओल्ड की थी। लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ करियर को डेवलप करना चाहती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर में आकर वो मैरिज कर लेती है और फिर उनकी फैमिली वाले खुशी खुशी उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी मैरिड लाइफ जिसने उसे कभी खुशी नहीं दिया, एक ऐसे मैरिड लाइफ को मुनीबा मज़ारी जी रही थी जिसमें वह कभी खुश नहीं थी, उसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं था और वो अपने आइडेंटिटी को लूज भी कर रही थी मैरिज के बाद। तो क्या होता है ऐसे मैरिड लाइफ जिसमें सेटिस्फैक्शन नहीं हो, जिसमें खुशी नहीं हो, जिसमें प्यार नहीं हो, तो क्या आपको लगता है ऐसा मैरिड लाइफ सक्सेस होता है? नहीं, ऐसा मैरिड लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं हो पाता है और इसका अंजाम भी बुरा होता है। मुनीबा मज़ारी के साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ। शादी के बाद वो बिल्कुल खुश नहीं थी अपने मैरिड लाइफ से और मैरिज के जस्ट 2 साल बाद मुनीबा मज़ारी के लाइफ में एक बड़ी ट्रेजिक इंसिडेंट होती है।
शादी के 2 साल बाद ही मुनीबा मज़ारी एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। मुनीबा के अकॉर्डिंग उस कार में मुनीबा और उनके हस्बैंड रहते हैं। मुनीबा का कहना है कि उनके हस्बैंड को नींद आने की वजह से कार खाई में जाकर गिर जाती है और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उनके हस्बैंड कार से किसी तरह से अपने आप को निकाल लेते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं, बट मुनीबा उसी कार के अंदर रह जाती है। फिर उसके बॉडी को निकालने की कोशिश में उसके बॉडी में काफ़ी इंजरीज हो गए, जिसकी वजह से मुनीबा पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज्ड हो गई। अब क्या होता है मुनीबा के लाइफ में कि उनके आर्म्स फ्रैक्चर्ड हो गया, मुनीबा के दोनों रिस्ट फ्रैक्चर्ड हो गए, सोल्जर्स के बोन्स भी फ्रैक्चर्ड हो गया, पूरा रिब स्पाइन फ्रैक्चर्ड हो गया, यहाँ तक कि लंग्स एंड लीवर्स बैडली डैमेज हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी हालत ऐसी थी कि वह बहुत मुश्किल से सिर्फ सांस ले पा रही थी, यहाँ तक कि वो यूरिन और बाउल कंट्रोल भी खो चुकी थी, जिसकी वजह से वह जहाँ भी जाती थी यूरिन बैग कैरी करना पड़ता था। यह सब इंजरीज उनके लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया और इस वजह से लाइफ के प्रति उनका परसेप्शन भी चेंज हो गया। यह एक्सीडेंट एक ऐसी सुनसान जगह बलूचिस्तान में हुआ जहां दूर दूर तक ना तो कोई हॉस्पिटल था। गांव से काफी दूर यह एक्सीडेंट घटित होता है। कुछ लोग मुनीबा मज़ारी को रेस्क्यू करने आते हैं, किसी तरह से वे लोग उनको कार से ड्रैग करते हैं और इसी बीच उनके बैकबोन स्पाइन बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। जो लोग मुनीबा को कार से खींच रहे थे वो लोग आपस में बात कर रहे थे मुनीबा के बारे में कि ये जिंदा है, इसे जीप के अंदर रखो और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यह जीप मुनीबा के कार के पीछे लगी थी और हॉस्पिटल उस घटना स्थल से काफ़ी डिस्टेंस पे था। 3 घंटे लगे उसे हॉस्पिटल तक पहुंचने में। जब वे लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, मुनीबा महसूस कर रही थी कि वह आज शायद ही जिंदा बच पाएगी, क्योंकि उनका हाफ बॉडी फ्रैक्चर्ड हो गया था और हाफ पैरालाइज्ड हो चुका था। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने देखा उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और वह 2.5 महीने तक उस हॉस्पिटल में एडमिट रही। उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई, लॉट्स ऑफ टाइटेनियम्स उनके आर्म्स में फिक्स किए गए, लॉट्स ऑफ टाइटेनियम्स उनके बैक को फिक्स करने के लिए लगाए गए, जिसकी वजह से लोग उन्हें द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। वो 2.5 महीने हॉस्पिटल के दिन उनके लिए ड्रेडफुल रहा, काफ़ी डिप्रेसिव रहा, ट्रॉमेटिक रहा, क्योंकि हर दिन वह यही महसूस करती थी कि अब उनका बॉडी पार्ट्स पहले की तरह कभी स्मूथली प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और वह पहले की तरह कभी नहीं अपनी लाइफ को जी पाएगी। ओके, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरेशन में एक दिन डॉक्टर उनके पास आया और बोला, I heard that you wanted to be an artist, but you became a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrists and arms are so deformed that you won't be able to hold a pen again. मतलब एक दिन डॉक्टर ने मुनीबा से कहा, मुझे पता चला कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन तुम हाउसवाइफ हो गई। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम अब पेन नहीं पकड़ सकती क्योंकि तुम्हारे रिस्ट्स और आर्म्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, जो कि पहले की तरह कभी फंक्शन नहीं कर पाएगा। डॉक्टर की यह बुरी खबर सुनकर मुनीबा डम स्ट्रक हो गई कुछ देर के लिए,
क्योंकि यह एक उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ था। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर उनके पास आता है और कहता है, योर स्पाइन इंजरी इज सो बैड दैट यू वोंट बी एबल टू वॉक अगेन। मतलब नेक्स्ट डे डॉक्टर फिर से उनके पास आता है और फिर से एक बैड न्यूज़ उन्हें देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें इतनी बुरी तरह से स्पाइन इंजरी हुई है कि तुम अब कभी नहीं चल पाओगी। यह सब टॉर्मेंटिंग वर्ड्स मुनीबा के लिए आसान नहीं था सुनना, लेकिन यह सब वक्त की बात होती है, इसलिए उसके पास बस पेशेंस करने के अलावा और कुछ नहीं था। मगर इन सब बुरी खबर के अलावा सबसे भयानक और इनटॉलरेबल न्यूज़ था मुनीबा के लिए, वो था हर्डल्स इन गेटिंग प्रेगनेंसी। एक दिन फिर से डॉक्टर मुनीबा के पास आता है और बोलता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा स्पाइन इंजरी हुई है कि तुम कभी नहीं माँ बन पाओगी। डॉक्टर की इस बुरी खबर को सुनकर मुनीबा डिवास्टेटेड हो गई कुछ क्षण के लिए, क्योंकि हर औरत माँ बनना चाहती है और मुनीबा के लिए यह शॉकिंग न्यूज़ एक सपने टूटने से ज़्यादा पेनफुल था, इस कमी को महसूस करना कि वह अपने ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी। अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उभरने लगते हैं और वह सोचती है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद है, वाई आई एम अलाइव एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग माई इन दिस वर्ल्ड। मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं पेंटिंग नहीं कर सकती, इट्स ओके, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती, इट्स इनटॉलरेबल। बीइंग अ वुमेन, मुनीबा को यह रियलाइज होता है कि वह एक इनकम्प्लीट वुमेन फील करेगी पूरी लाइफ के लिए विदाउट हैविंग अ चाइल्ड, क्योंकि यह कमी उनके मैरिड लाइफ को डिवोर्स तक ले जा सकती है। अब उन्हें कई तरह के फियर्स दिमाग में हावी होने शुरू होने लगे। जब यह सब बैड न्यूज़ मुनीबा अपने मदर से शेयर करती है तो उनकी माँ कहती है, हर वक्त गुजर जाता है और यह भी गुजर जाएगा, दैट दिस टू शैल पास। हो सकता है गॉड को कुछ अच्छा प्लानिंग हो तुम्हारे लाइफ के लिए, क्योंकि हर बैड न्यूज़ के बाद गुड न्यूज़ भी आता है एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, सो जस्ट हैव पेशेंस। मुनीबा की माँ का यह वर्ड्स उन्हें काफ़ी कंसोल करता है। ऐसे सिचुएशन में उनकी माँ का यह कंसोलिंग वर्ड्स उनके डिस्ट्रेस और ग्रीफ को हील करने में काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट साबित होता है। वह अपने 2.5 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरेशन में जिंदगी से हार नहीं मानी। एनी हाउ वह पेंटिंग करना शुरू की, हॉस्पिटल में ही बेड पे पड़े रहने की स्थिति में, और पेंटिंग शुरू की। हॉस्पिटल में भी ग्रेट पेंटिंग्स बनाना शुरू की और उस पेंटिंग के थ्रू वह अपने पेन और ट्रॉमा को एक्सप्रेस करती थी। 2.5 महीने के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो फिर से वह लॉट्स ऑफ अल्सर्स पाई अपने बॉडी पार्ट्स पे, जिससे उससे एंग्जाइटी भी फील होने लगा। डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी बेड रेस्ट लेना था, वो भी 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए, जो वो नहीं कर पा रही थी। और इस वजह से उनके बॉडी पे काफ़ी अल्सर्स निकल आए थे, बैक पार्ट्स पे अल्सर्स निकल आए थे, जिनसे उन्हें बैठने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक रूम के अंदर 2 साल के लिए कन्फाइन होकर बेड पे पड़े रहना और विंडो से देखना काफ़ी मुश्किल का टाइम था मुनीबा के लिए। वह रियलाइज करती थी कि उस दिन वह ब्लेस्ड फील करेगी, वह दिन उनके लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा जब वह लोगों के बीच अपना स्टोरी शेयर करेगी, और वो भी बैठकर। उन्हें यह रियलाइज होता है कि वो लोग काफ़ी लकी होते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं। जब 2 वर्ष के बाद वह सही तरीके से व्हील चेयर पे बैठने के लायक हुई तो उस दिन वह रियलाइज की कि वह दिन उनके लिए रीबर्थ था। वह दिन उनके लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। अब वह कंप्लीटली डिफरेंट सोल उभर कर निकली।
एक्सीडेंट के 2 वर्ष के बाद वह मिरर में अपना फेस देखकर बोली, लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम when she sat on the wheelchair and looked in the mirror and she said, I'm never going to walk again in my life. I can't wait for a miracle to come and make me walk. I can't sit in corner of the room crying and begging for mercy because nobody has time, so I had to accept the way I am. वो कहती हैं कि मैं अब लाइफ में दोबारा नहीं चल पाऊंगी, वॉक नहीं कर पाऊंगी, और ये सोचकर मैं एक रूम के अंदर कोने में बैठकर मैं रोऊं और मर्सी की भीख मांगूं. किसी को इसके लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं जैसी हूं वैसे ही मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ओके. अब लगभग 2.5 साल के बाद वो मिरर के सामने अपने फेस पे मेकअप करना चाह रही थी और वह रेड कलर यूज करती है. फिर उन्हें यह रियलाइज होता है कि यह सब उनके लिए सही नहीं होगा. लोग क्या कहेंगे, मैं व्हील चेयर पे होते हुए लिप कलर का यूज कर रही हूँ, यह ठीक नहीं है. यह सोचकर वह तुरंत लिप कलर्स को इरेज कर देती है और जोर जोर से रोती है और फिर से रेड कलर अपने लिप्स पे यूज करती है. इस बार यह सोचते हुए कि वह खुद के लिए मेकअप कर रही है क्योंकि अपने आप को अंदर से परफेक्ट फील करना चाहती थी. और उस दिन से वह रियलाइज करने लगी कि आज से वह परफेक्ट पर्सन सिर्फ अपने लिए बनकर रहेगी, किसी और के लिए नहीं. लाइफ के फियर्स को ओवरकम करना चाहती थी और इसमें वह सक्सेस भी रही. डिवोर्स उनके लिए एक बड़ा फियर बन गया था जिससे अब वो बाहर निकल गई थी. वो हस्बैंड से अब अलग रहने लगी थी, उनका सेपरेशन हो गया था. अब उनके मन से ये सब फियर निकल चुका था. वह इतने स्ट्रॉन्ग बन गई कि जब उन्हें एक दिन यह पता चला कि उनका हस्बैंड नेक्स्ट मैरिज करने जा रहा है तो वह करेजियसली खुशीपूर्वक वह मैसेज टेक्स्ट करती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. उन्हें यह पता था कि वह एक ऐसे पर्सन के साथ रह रही थी जिनके दिल में उनके प्रति कोई प्यार नहीं था, जिस रिश्ते में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिस रिश्ते में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था. और जब वह लास्ट में माँ नहीं बन पाई तो वह एक चाइल्ड को एडॉप्ट करके मदर प्लेजर को भी फील की और कई अनाथ बच्चे को उन्होंने माँ का प्यार दिया. उनका कहना है, मुनीबा का कहना है कि हम सोशल प्रेशर में जब तक जीते हैं हम खुलकर नहीं जीते हैं. हम ये सोचते हैं, जब सोशल प्रेशर में जीते हैं हम सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, और हम ये सब सोचकर अपने लिए नहीं जीते हैं, खुलकर नहीं जीते हैं, बल्कि हम उन लोगों के अकॉर्डिंग जीते हैं जिनके वजह से हमारे अंदर फियर क्रिएट होता है. हमारे अंदर माइंड में एक टाइप का फियर होता है जिसे फियर ऑफ अननोन कहते हैं. अब वो कहती है कि उनके अंदर से ये सब फियर ख़त्म हो चुका था, अब वह खुलकर लाइफ को जी रही थी. और अब कई मैसेजेस हमें वो देती हैं. वो कहती हैं कि प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बिग, we are too small before the problems because we feel we are unable to handle them. और वो कहती हैं real happiness doesn't lie in success, money, but it lies in gratitude. Okay, so this is all about the life story of मुनीबा मसारी. I hope कि आपको स्टोरी पसंद आई हो. Thanks for today.